हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। और हमारा सेकंड पार्ट है कम्युनिटी यानी समुदाय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुदाय के अर्थ की यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिटी की। तो फ्रेंड्स, अगर हम समुदाय के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ये जो शब्द है कम्युनिटी, ये लैटिन भाषा के शब्द कॉम और म्यूनस इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमशः टुगेदर यानी एक साथ, सर्विंग यानी सेवा करना होता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि समुदाय का अर्थ साथ साथ मिलकर सेवा करना है। और दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी निश्चित भूभाग में जीवन यापन करता है तो हम उसको समुदाय कह सकते हैं। और परिभाषा के रूप में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो हम की भावनाओं से बने होते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और इसीलिए अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग कहा है। तो समाजशास्त्रीय स्तर पर हम समुदाय की इस परिभाषा को मान्य कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम समुदाय की समाजशास्त्रीय स्तर पर व्याख्या करें या कहिए विभिन्न विद्वानों ने जो इसकी परिभाषाएं दी हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हम मेंजर की बात करते हैं। मेंजर ने एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसको समुदाय कहा है। यहाँ पर मेंजर ने समुदाय को एक समाज माना है, एक ऐसा समाज जो किसी निश्चित भूभाग में रहता है। यानी क्लियर है कि एक समाज से यहाँ पर मेंजर का अभिप्राय जो है व्यक्तियों के समूह से ही है। वहीं बोगार्डस के अनुसार एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है और जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है। फ्रेंड्स, बोगार्डस ने अपनी परिभाषा में समुदाय के एक अति आवश्यक तत्व का वर्णन किया जिसे हम की भावना यानी वी फीलिंग्स कहते हैं। वास्तव में जब कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति एक ही स्थान पर एक साथ रहते हैं और साथ साथ रहते हुए आपस में अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करते हैं, कोऑपरेशन उनमें होता है, तो उनमें स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही एक विशेष प्रकार की हम की भावना यानी वी फीलिंग का डेवलपमेंट होता जाता है, निर्माण होता जाता है। और इसी फीलिंग्स को दूसरे शब्दों में हम सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी फीलिंग भी कह सकते हैं। और बोगार्डस का यहाँ पे अभिप्राय इसी हम की भावना यानी सामुदायिक फीलिंग या कहिए कम्युनिटी फीलिंग से है। वहीं हम जब मैकाइवर और पेज की बात करते हैं तो उनके अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि सभी परिभाषाओं में समाज को व्यक्तियों का समूह माना गया है। साथ ही सभी में लगभग निश्चित भूभाग में समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उसका अस्तित्व होता है, ऐसा प्रत्येक परिभाषा में माना गया है। बस अगर हम जब मैकाइवर और पेज की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी परिभाषा में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम जब ये पाते हैं, एक कॉमन बात करते हैं कि व्यक्तियों का समूह निश्चित भूभाग ही समुदाय के आवश्यक तत्व हैं, जबकि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति भी समुदाय का एक महत्वपूर्ण आधार है। और इन परिभाषाओं के आधार पर हम समुदाय को तीन प्रमुख आधार पर बांट सकते हैं। यानी तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समुदाय में ये तत्व या ये विशेषताएं होनी आवश्यक हैं, जिसमें पहला व्यक्तियों का समूह,
दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा सामुदायिक भावना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, व्यक्तियों का समूह। यानी समुदाय का ये प्रथम आधार ही व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के हम समुदाय की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो समान उद्देश्य की पूर्ति में कौन हाथ बटाएगा या कौन हम की भावना रखेगा। वी फीलिंग्स जो समुदाय का मुख्य आधार भी है। तो वास्तव में व्यक्तियों का समूह ही समुदाय का पहला और एक बेहद अनिवार्य तत्व है। दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यानी ये जो है समुदाय कहलाने वाले समूह के लिए एक बेहद आवश्यक तत्व है कि वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या निश्चित भूक्षेत्र में निवास करता हो। क्योंकि खानाबदोशी जो झुंड होते हैं, हम इसीलिए उनको समुदाय के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित निवास स्थान ही नहीं होता, कोई निश्चित क्षेत्र ही नहीं होता। और हम की भावना भी फ्रेंड्स जो है एक निश्चित भूभाग में रहने पर ही विकसित हो पाती है। और इसी संबंध में कहा भी गया है कि मनुष्य जो है पृथ्वी के धरातल की उपज है। हालांकि आजकल जो आवागमन के साधन है, संचार के साधन है, उन सब के डेवलपमेंट के कारण जो है एक मतलब निश्चित भूभाग की सीमा जो है अभी टूट रही है। लेकिन फिर भी निश्चित भूभाग प्रत्येक समुदाय के लिए एक आवश्यक अंग रहता ही है। हालांकि समय के साथ साथ छोटे समुदाय बड़े समुदाय में बदल जाते हैं, या समुदाय के सदस्य यातायात के साधनों की उन्नति के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से माइग्रेट करते हैं, आवागमन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी एक निश्चित भूभाग जो है प्रत्येक समुदाय के लिए बेहद ही एक आवश्यक तत्व है। और तीसरा पॉइंट है सामुदायिक भावना का। और जब हम सामुदायिक भावना की बात करते हैं तो इसके भी हम तीन पार्ट्स की या कहिए इसके तीन अंगों की बात की जानी आवश्यक समझते हैं, जिसमें है हम की भावना, योगदान की भावना और निर्भरता की भावना। तो फ्रेंड, हम की भावना सामुदायिक अंग की एक बेहद प्रमुख हम भावना कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के सोचने विचारने की कार्य करने की पद्धतियों में हम की भावना होती है जो किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। और इस चूँकि व्यक्ति जो है समुदाय में हम की भावना के कारण ही एक दूसरे के सुख दुख में कार्य में हाथ बटाता है। तो इस संदर्भ में किसी समुदाय के लिए सामुदायिक भावना के लिए हम की भावना होना बेहद आवश्यक है। ऐसे योगदान की भावना की जब हम बात करें तो फ्रेंड्स उसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि समुदाय के व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि समुदाय के कार्यों में योगदान करना उनका दायित्व है, क्योंकि उनमें हम की भावना है, वी फीलिंग्स हैं। तो जब वी फीलिंग्स होती हैं तो उसके काम में हम जो है अपना योगदान देते हैं, और इसी भावना के कंट्रोल में आकर वशीभूत होकर अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने पद, अपनी अपनी हैसियत योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के कार्यों में अपना योगदान करता भी रहता है। और इसी संदर्भ में या इसी कड़ी में तीसरी चीज़ आती है निर्भरता की भावना। निर्भरता की भावना भी फ्रेंड्स सामुदायिक भावना का बेहद आवश्यक अंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आप को समुदाय पर निर्भर समझता है, साथ ही बिना समुदाय के वो अपना अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करना चाहता, या कहिए अपने अस्तित्व को असंभव जैसा समझता है। और इसी कारण कोई व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति समुदाय में मिलकर ही चलता है, और इस प्रकार इस भावना से भी हम कह सकते हैं कि सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति होती है। समुदाय को और डिटेल में और क्लियर तरीके से समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में हम सामान्य जीवन क्रम, विशिष्ट नाम, स्थायीपन, स्वतः उत्पत्ति, सामान्य नियम, आत्मनिर्भरता और अनिवार्य सदस्यता जैसे बिंदुओं को रख सकते हैं।
और इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार से एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जीवन क्रम की। फ्रेंड्स, जैसा कि समुदाय की परिभाषाओं में भी बताया गया है कि समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। उस विशेष समुदाय में संपूर्ण जीवन सामान्य ढंग से बिताया जा सके, यही समुदाय का सामान्य उद्देश्य होता है। इसीलिए समुदाय विशेष के व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि ये सब भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, या कहिए एक जैसे सामान्य ही होते हैं। और वहीं विशिष्ट नाम समुदाय की दूसरी प्रमुख विशेषता है, अर्थात प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता ही है, और वास्तव में इसी नाम के संदर्भ में उस विशेष समुदाय में सामुदायिक एकता का उदय भी होता है, या कहिए उसमें सामुदायिक एकता भी पाई जाती है। और वहीं समुदाय की तीसरी विशेषता उसका स्थायीपन है। फ्रेंड्स, कोई भी समूह जो स्थायी नहीं होता उसे हम समुदाय नहीं कह सकते। स्थायीपन से यहाँ जो मीनिंग है वो भौगोलिक स्थायीपन से, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से है, जो समुदाय का एक प्रमुख तत्व ही है। यानी समुदाय के सदस्य एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते हों। इसीलिए भीड़, समूह या खानाबदोशी जो झुंड होते हैं उन्हें हम समुदाय की कोटि में नहीं रखते, या वो कहिए समुदाय की श्रेणी में नहीं आते हैं। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि समुदाय का जो अस्तित्व होता है वो एक पहाड़ की भांति स्थायी होता है, स्थिर होता है। और फ्रेंड्स, वहीं स्वतः उत्पत्ति भी समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ स्वतः उत्पत्ति से आशय है कि समुदाय किन्हीं मानवीय प्रयासों का परिणाम नहीं होता, यानी ये मैन मेड नहीं होता। इसको तो अपने आप ही एक प्रकार से प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इसका विकास होता जाता है। क्योंकि मनुष्य एक परिवार में तो जन्म लेता है, लेकिन वो साथ ही साथ एक समुदाय का सदस्य ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी समुदाय की सदस्यता जो है वो बाय बर्थ किसी भी व्यक्ति को मिलती है। तो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर बसते हैं, और उनमें जब हम की भावना विकसित होने लगती है तो वही लोग जो हैं एक समुदाय का निर्माण करते हैं। यानी जब वो अवस्था विकसित हो जाती है तो वहाँ जो है समुदाय कहलाने लगता है। ऐसे ही एक अन्य विशेषता है सामान्य नियम, जिसका उल्लेख जो है जिन्स वर्ग ने किया है। जिन्स वर्ग के अनुसार समुदाय का अर्थ उस समस्त जनसंख्या से है जो किसी एक क्षेत्र में रहती हो, और जो उनके जीवन के समागम को व्यवस्थित करने वाले नियमों की एक समान व्यवस्था से बनी रहती हो। तो यानी प्रत्येक समुदाय में कोई जीवन जीने के लिए कुछ सामान्य नियम होने आवश्यक होते हैं, ये जिन्स वर्ग के अनुसार हम कह सकते हैं। वहीं आत्मनिर्भरता, यह भी समुदाय की आज के युग में एक महत्वपूर्ण विशेषता तो है, लेकिन ये जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, और आज भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन युग में समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर हुआ करते थे, क्योंकि एक तो मानव की आवश्यकताएं कम थीं, दूसरे यातायात और संचार के साधन भी इतने डेवलप नहीं थे। लेकिन आज जो है ना, हम कह सकते हैं कि समुदाय में आत्मनिर्भरता का जो तत्व है वो उतना आवश्यक नहीं है जितना प्राचीन समय में हुआ करता था। लेकिन आज भी आत्मनिर्भरता जो है हम एक आवश्यक तत्व के रूप में ले सकते हैं। हालांकि आज का जो लाइफ है वो एक इंटरनेशनल लाइफ है, हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, फिर भी हम उसको एक विशेष क्षेत्र की बात करें तो आज व्यक्ति जो है एक पर्टिकुलर छोटे से भौगोलिक एरिया पर निर्भर न होकर पूरे विश्व पर निर्भर है। तो इस नाते कई जगह कई विद्वानों ने विश्व को, देश को भी समुदाय की जो है संज्ञा दी है। तो अगर हम प्राचीन दृष्टिकोण से देखें तो आत्मनिर्भरता का गुण समुदाय के लिए आज की डेट में आवश्यक नहीं है,
लेकिन अगर हम ग्लोबली भौगोलिक क्षेत्र को नापकर एक समुदाय की संज्ञा दें, राष्ट्र को, विश्व को, तो आज भी आत्मनिर्भरता समुदाय के लिए एक आवश्यक गुण है, या कहिए आवश्यक उसकी विशेषता है। और वहीं इसका अंतिम पॉइंट है अनिवार्य सदस्यता। फ्रेंड, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। जैसे हमने पहले भी अभी कहा कि कोई व्यक्ति जन्म के साथ ही जिस परिवार में जन्म लेता है, वो परिवार जिस स्थान पर निवास करता है, उस स्थान पर जन्म लेने के साथ ही वो उस समुदाय का सदस्य हो जाता है, क्योंकि वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट तो आता ही है, उनके साथ अंतःक्रिया भी करता है, और उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह या कहिए समुदाय में रहना ही पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव, एक अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किसी भी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हम स्थायी सदस्यता की या अनिवार्य सदस्यता की बात करते हैं, तो वो तो फ्रेंड्स हमें बाय बर्थ मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समुदाय की विशेषता रखने वाले कुछ उदाहरण की, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं, जिनके आधार पर कुछ विद्वान उनको कई बार समुदाय मानते हैं या समुदाय की संज्ञा देते हैं, लेकिन वो वास्तव में समुदाय नहीं होते हैं। तो अभी हम उन पर चर्चा करेंगे। इनमें ये तीन प्रमुख समूह हैं, जिसमें जाति, जेल और पड़ोस, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें समुदाय की अधिकांश विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम इनका एक एक करके इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे जाति एक समुदाय है, तो क्या जाति एक समुदाय है? असल में जाति में अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण इसको लोग समुदाय मान सकते हैं, क्योंकि समुदाय की तरह ये कुछ व्यक्तियों का समूह होती हैं। जाति का निर्धारण भी जन्म से होता है, और समुदाय की तरह इसकी स्वतः उत्पत्ति भी होती है। तो और जाति का एक विशिष्ट नाम भी होता है। तो इसके अतिरिक्त जाति समूह का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं होता, जैसा सामान्यतः समुदाय में पाया जाता है। और जाति समूह सभी प्रकार के अपनी ही जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड, एक जाति समूह में सामान्य नियमों की भी एक व्यवस्था होती है, जिनको एक जाति के सभी सदस्य मानते भी हैं। तो इस आधार पर कुछ लोग जो हैं जाति को भी एक समुदाय की संज्ञा देते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो जाति समूह को एक समुदाय से पूर्णतः अलग करती हैं। जैसे सबसे पहले सामुदायिक भावना, या कहिए हम की भावना, वी फीलिंग्स। तो हालांकि कुछ जाति समूह ऐसे होते हैं जो हम की भावना होने का दावा भी करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ये बात गलत है, क्योंकि यदि जाति समूह में सामुदायिक भावना होती तो उनकी सैकड़ों उपजातियाँ ही नहीं होती, और उनमें ऊंच नीच का कोई भावना ही नहीं होती। और जाति को हम इसलिए भी समुदाय नहीं मान सकते क्योंकि जाति का कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। आप देखेंगे कि एक ही जाति के व्यक्ति पूरे विश्व में विभिन्न स्थानों पर निवास करते पाए जा सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं तो होती हैं, परंतु पूर्ण रूप से ये जो है एक समुदाय नहीं है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अब जेल की। कुछ विद्वान जेल या बंदी गृह को भी एक समुदाय मानते हैं, और कुछ लोग इसके विरोध में भी है। यानी इस बिंदु पर अनेक विद्वानों में मतभेद है। चूँकि बंदी गृह या जेल में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी आधार पर शायद कुछ विद्वान जो है जेल को जो है समुदाय कहते हैं। नंबर 1, जेल कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरे, उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, और कहा जाता है कि काफ़ी हद तक जेल में भी सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है।
और इन सबसे भी महत्वपूर्ण, मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय मानने का एक और आधार बताया है। मैकाइवर और पेज का कथन है कि मनुष्यों का कार्य उनके समुदाय की प्रकृति के अनुसार सदैव ही सीमित होता है और इस रूप में जेल का भी सीमित कार्य क्षेत्र होता है। अतः जेल को भी एक समुदाय सरलता से माना जा सकता है। लेकिन यहाँ हम मैकाइवर और पेज के मत से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि समुदाय की अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो जेल में नहीं पाई जाती हैं। जैसे जेल की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, बल्कि उसकी स्थापना प्लान्ड तरीके से जानबूझकर सोच समझकर की जाती है। इसके अलावा जेल का जो है अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जो संभवतः अपराधियों के सुधार से संबंध रखता है, जबकि समुदाय में कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। समुदाय में व्यक्तियों से संबंधित जीवन यापन का सामान्य से उद्देश्य होते हैं, जिसमें व्यक्ति एक नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। तो इस नाते हम बंदी गृह को या जेल को भी पूर्ण रूप से समुदाय नहीं कह सकते। वहीं तीसरा इसका बिंदु है कि कुछ लोग पड़ोस को भी एक समुदाय मानते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या पड़ोस भी एक समुदाय है? चूँकि पड़ोस में भी समुदाय की अनेक विशेषताओं का समावेश होता है, तो कुछ लोग इसीलिए शायद उसे समुदाय कहते हैं। लेकिन हम इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि पड़ोस एक निश्चित भूभाग में बसा होता है, साथ ही वह व्यक्तियों का समूह भी होता है। लेकिन सिर्फ इन दो विशेषताओं के आधार पर ही पड़ोस को हम समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंड्स, वास्तव में पड़ोस ना तो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ना ही पड़ोस में हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अगर हम आजकल की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग जो हैं अपने पड़ोसी को नहीं जानते। फ्लैट कल्चर में तो हम जिस फ्लोर पर रहते हैं, ऊपर के रहने वाले फ्लोर पर भी कौन रह रहा है हम उसको नहीं जान पाते कि कौन रह रहा है। तो जब ये स्थिति है मेट्रो सिटीज़ में, तो यहाँ हम की भावना तो बहुत दूर की बात है, वो तो डेवलप हो ही नहीं सकती जब हम जानते ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पड़ोस में नियमों की भी कोई सामान्य व्यवस्था नहीं होती, जिससे जो है पड़ोस में या एक बिल्डिंग में या एक कॉलोनी में रहने वाले लोग आपस में किसी तरीके से बटे हुए हों, तो या सॉरी बंधे हुए हों। माने कि एक ऐसा कोई नियम नहीं है जिसको उस कॉलोनी, उस बिल्डिंग के रहने वाले या पड़ोस में रहने वाले सभी सदस्य उसको फॉलो करें। तो इस नाते हम जो है पड़ोस को भी एक समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते। यहाँ पर फेयर चाइल्ड की एक बात का हम उल्लेख करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय के एक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों का आपस में परिचय, एक दूसरे से जान पहचान, संबंध और सामाजिक एकता की विशिष्टता का होना आवश्यक है, जो समुदाय को पड़ोसी समूह से अलग करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पड़ोस में समुदाय की विशेषताएं तो हैं, परंतु ये भी पूर्ण रूप से एक समुदाय नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समुदाय और समाज में क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि समाज में भी कुछ वही चीज़ें पाई जाती हैं, या कहिए उसकी भी कुछ विशेषताएं जो हैं वो समुदाय से मिलती हैं, लेकिन उन मिलती जुलती अवस्थाओं के बाद भी समुदाय और समाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। तो उसकी हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो देखिए, समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है। वहीं समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग एक आवश्यक शर्त है, यानी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जबकि समाज के लिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। वहीं समुदाय के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक है, जबकि समाज में इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं पाई जाती है। और फ्रेंड्स, समुदाय में स्वार्थ की समानता आवश्यक है, यानी हम एक ट्रैक पे हमें चलना ज़रूरी है, जबकि समाज में इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने
स्वार्थ अपने अपने कार्य अपने अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन यापन करता है। इसी तरीके से एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, यानी समुदाय अपने आप में संपूर्ण होता है, जबकि एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। यानी समाज का चूँकि भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं है और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें अनेक छोटे छोटे समुदाय निवास कर सकते हैं। और हम बात करते हैं विभिन्न आधारों पर समुदाय के प्रकार की। फ्रेंड, बोगार्डस ने समुदाय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है, या कहिए उन्होंने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय, यानी रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, रीजनल कम्युनिटी और नेशनल कम्युनिटी। अगर हम इसको विस्तार से इस पर चर्चा करें तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय मानवीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नगरीय समुदाय जो है उसी के डेवलप्ड और टिपिकल रूप का रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि संपूर्ण समाज या देश या राष्ट्र प्रशासन की सुविधा, भाषा, भौगोलिक कारण आदि के दृष्टिकोण से अनेक क्षेत्रीय भागों में बांट दिया गया है, और उन्हें अब हम प्रदेश या प्रांत कह सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, मतलब इस तरीके से हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में क्षेत्रीय भागों में या कहिए रीजनल लेवल पर उनको हम बांट देते हैं। चूँकि इन प्रदेशों का एक निश्चित नाम है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामान्यतः सबकी अपनी अपनी एक संस्कृति है, रहन सहन है, उनका एक अपना जीवन जीने का एक पैटर्न है, तो इसीलिए बोगार्डस ने इन्हें क्षेत्रीय समुदायों के नाम से पुकारा है। और संपूर्ण राष्ट्र का भी चूँकि अपना एक नाम है, क्षेत्र है, सामान्य जीवन है, विधि है, विशेषताएं हैं, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्र को राष्ट्रीय समुदाय कहा है। और फ्रेंड्स, जब हम समुदाय के प्रकार की बात करते हैं ना, तो लघु समुदाय की अवधारणा बहुत इम्पॉर्टेंट कही जाती है। ये जो है रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है, उन्होंने लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी एक बुक है द लिटिल कम्युनिटी, इसमें लिखा है कि लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है। यानी छोटे से आकार के समुदाय को रेडफील्ड जो है लघु समुदाय कहते हैं। ऐसा समुदाय जिनमें सामुदायिक जीवन की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। और भारत के गांवों को अधिकांशतः हम लघु समुदाय कहते हैं, और जबकि नगरीय समुदाय को यानी नगरों को जो है वो दीर्घ समुदाय की श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में लगभग 75% जनता जो है गाँव में निवास करती है, तो इस नाते भारतीय अध्ययन जब हम करते हैं, भारतीय संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर लघु समुदाय का महत्व और भी अधिक हो जाता है। और इसीलिए हम यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहले बताया है रेडफील्ड ने छोटा आकार यानी स्मॉलनेस। लघु समुदाय का जो है वो आकार में छोटा होता है, और इसीलिए यहाँ पर प्राइमरी रिलेशनशिप पाई जाती है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जिनका आकार छोटा होगा और जितना छोटा होगा उतने ही संबंध जो हैं घनिष्ठ होते हैं। तो यदि कोई समुदाय विस्तृत हो जाता है तो उसके सदस्यों के संबंध भी उतने घनिष्ठ नहीं रह सकते, अवैयक्तिक हो जाते हैं। तो उस समुदाय को जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय न कहकर दीर्घ समुदाय कहा है। वहीं दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है समानता, यानी लघु समुदाय जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय गांव करते हैं, इनके सदस्यों में एक समानता पाई जाती है, एक
समरसता पाई जाती है। यहाँ समानता या समरसता का अर्थ जो है उनका रहन सहन, वेशभूषा, विचार, उनकी भाषा, उनके धर्म, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं, मतलब इन चीज़ों की समानता हम कह सकते हैं। तो यह समानता या समरूपता ही उनमें जो है हम की भावना को बढ़ाती है, जिससे उनके पारस्परिक संबंध जो हैं और घनिष्ठ और दृढ़ होते जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। और इस प्रकार की समानताएं सामान्यतः नगरीय समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। वहीं श्रीनिवास ने इसी संदर्भ में लिखा है कि प्रत्येक ग्राम एक दृढ़ लघु समुदाय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होता है, यानी पर्सनल रिलेशनशिप उनमें होती है, जिनमें अनुभव का एक महान कार्य सभी के लिए सामान्य होता है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि लघु समुदाय जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। वहीं रॉबर्ट रेडफील्ड ने तीसरा पॉइंट या कहिए तीसरी विशेषता बताई है आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड ने कहा है कि लघु समुदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रबंध है। इस रूप में भारतीय ग्राम जो हैं, भारतीय गांव जो हैं काफ़ी आत्मनिर्भर हैं। उनकी जो हैं आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, इसीलिए इन लोगों को नगरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता। कपड़ा, खाना जैसी जो बेसिक नीड हैं, निवास, ये आवश्यकताएं इनकी इन्हीं समुदाय में पूरी हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। आज अनेक कारणों से व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं, और चूँकि आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो आपसी समुदाय में जो आत्मनिर्भरता है उसमें भी आज जो है कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि लघु समुदायों में पहले कुटीर धंधे थे और अधिकांश लोग इन्हीं पर निर्भर करते थे, लेकिन आज शहरों में कंपनीज, फैक्ट्रीज, कारखाने, मशीनें, इस तरह का डेवलपमेंट आने से लोग गांव से बाहर जाकर नौकरी करते हैं, वहीं सेटल होते हैं। तो इस तरीके से जो आपसी उनकी आत्मनिर्भरता थी, जो गांव में आत्मनिर्भरता पाई जाती थी, वो जो है अब कम होती जा रही है। तो हम वर्तमान में कह सकते हैं कि लघु समुदायों में आज की डेट में आत्मनिर्भरता में कमी पाई जा रही है। और वहीं इसकी चौथी और अंतिम विशेषता बताई गई है उसकी विशिष्टता, यानी लघु समुदाय की भी अपनी निजी विशिष्टता होती है। अपनी विशेषताओं के कारण, विशिष्टताओं के कारण ही ये दूसरों से अलग दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें जो है हम की भावना, समूह चेतना के कारण लोग जो हैं अपने इस समुदाय की विशिष्टता को अपना गौरव भी मानते हैं। क्योंकि गांव में आज भी हम की भावना, समूह चेतना बहुत प्रबल मात्रा में पाई जाती है। इस बारे में रेडफील्ड का कहना है, या कई उनके शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिकारियों का एक झुंड अथवा भली भांति स्थापित एक गांव उसी तरह से संगठित होता है जिस प्रकार एक व्यक्तित्व संगठित रहता है। व्यक्तित्व के समान ही उसका अपना एक विशिष्ट चरित्र होता है। जिस प्रकार व्यक्तित्व की एक विशिष्टता होती है, उसी प्रकार लघु समुदाय का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक विशिष्टता उसमें पाई जाती है। ऐसा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना है। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हमने समुदाय के अर्थ की, उसके विशेषताओं की, उसके लक्षणों की, उसके प्रकारों की बात की है। और मुझे उम्मीद है कि आपके एकेडमिक में ये वीडियो जो है एक लाभकारी वीडियो सिद्ध होगा। और फिर भी मैं ये कहूँगी, यदि आपको ये पसंद आता है, इससे आपको कुछ लाभ मिलता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।